क्या हाल चाल सबके। क्या हो गया? क्या कर दिया? अब देखते हैं, देखो चल तो रहा, अब क्या करें। हैं? सच में ही चल रहा है। तो देखो कहाँ थे अभी, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे कोसेट। तो लिखिए, अब आगे लिखो। कोसेट को क्या कहते हैं? सहकुलक या कोसेट। तो लिखिए कोसेट के या सहकुलक के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट लिखिएगा। कोसेट फाइंड आउट करने में किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए भी। और एक सीट मिली या नहीं मिली आज? हैं? नहीं मिली? एक कहना था कि नीचे एक सीट आई हुई होगी अपने। एक सीट आई हुई होगी, नीचे बात करना जो चल रहा है इसी की। तो लगाओ पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिएगा। किसी समूह है या किसी ग्रुप के, किसी ग्रुप के उपग्रुप के, किसी ग्रुप के उपग्रुप के, किसी ग्रुप के उपग्रुप के कोई भी दो, कोई भी दो, किसी ग्रुप के उपग्रुप के कोई भी दो, कोई भी दो वाम या दक्षिण सहकूलक, वाम या दक्षिण सहकूलक, वाम या दक्षिण सहकूलक, वाम या दक्षिण सहकूलक या तो समान होंगे, वाम या दक्षिण सहकूलक या तो समान होंगे या असंयुक्त होंगे, या तो समान होंगे या असंयुक्त होंगे, या तो समान होंगे या असंयुक्त होंगे। Any two right or left cosets of a subgroup, of a subgroup, of a group, of a subgroup of a group, of a subgroup of a group are either identical or disjoint, are either identical or disjoint, are either identical or disjoint। सेकंड पॉइंट लिखिएगा। ये क्लियर है ना ये पॉइंट? तो पिछली क्लास में हमने देखा था सवालों में कि कोसेट में या तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, या फिर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। इसका मतलब क्या होंगे? असंयुक्त या क्या होंगे आपके पास? डिसजॉइंट होंगे। पॉइंट नंबर लिखिएगा सेकंड। यदि ग्रुप जी का, यदि ग्रुप जी का उपग्रुप एच है, यदि ग्रुप जी का उपग्रुप एच है, यदि ग्रुप जी का उपग्रुप एच है और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी है, और ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी है तब, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी है तब, तब इसमें फर्स्ट पॉइंट लगाओ। एच ए इक्वल टू एच बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। पैनल फाइल नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूट होने वाली सीट थी ना। हाँ ठीक है। एच ए इक्वल टू एच बी, दिस इम्प्लाइज दैट, बोथ साइड इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, ए एच इक्वल टू बी एच, ए एच इक्वल टू बी एच, बोथ साइड इम्प्लाइज दैट बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच। तो स्टेटमेंट में पूछे जाने लायक सवाल है ये। क्या कहा गया इसके अंदर आपको कि अगर आपके पास जी क्या है, ग्रुप एक, उसका क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप कितना है, एच।
और कोई भी दो एलिमेंट ए और बी हैं, तो एच के लिए हमने उसके क्या निकाले, कोसेट। कौन सा कोसेट है, राइट या लेफ्ट, एच ए एच बी, पहले पॉइंट में क्या लिखे हुए हैं, राइट। तो ये दो एलिमेंट के साथ एक एच ए निकाला और एक क्या निकाला, एच बी। अगर एच ए इक्वल टू एच बी होते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो ए बी इनवर्स जो रिजल्ट होगा, वैसे तो देखो ए और बी किसके एलिमेंट थे, जी के, वो एच में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाती है कि अगर एच ए इक्वल टू क्या हो, एच बी, तो आपके पास क्या होगा कि भाई ए के साथ भी कोसेट बराबर है और बी के साथ भी कोसेट क्या है, बराबर है। तो ए और बी इन्वर्स करेंगे तो उसका रिजल्ट किस में आएगा, एच में। अगर इससे उल्टा देखें, ये कौन सा कोसेट है, लेफ्ट कोसेट। अगर ए के साथ लेफ्ट कोसेट, बी के साथ लेफ्ट कोसेट की अगर वैल्यू बराबर है, तो वैसे तो ए और बी जी के एलिमेंट है, एच में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन बी इनवर्स ए जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, एच में। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए। कई बार थोड़ा ऐसे पॉइंट टिपिकल पूछता है, कई बार देखेंगे अभी जैसे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस तब आप देखेंगे, तो कई बार थोड़े से पॉइंट क्या पूछता है, टिपिकल। देखो लगभग पॉइंट तो सवाल करते हैं 50-60% पॉइंट तो याद से हो जाते हैं कि भाई इनवर्स यूनिक होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा, कोसेट के एलिमेंट या तो समान ही होंगे या क्या होंगे, असंयुक्त होंगे। 2-4 पॉइंट ऐसे आते हैं कि जो थोड़े से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ प्रूफ तो करेंगे नहीं भाई, प्रूफ करेंगे तो फिर मतलब नहीं है, प्रूफ का तो कोई काम आना नहीं है। आखिरकार करना तो क्या पड़ेगा, ये पॉइंट ही याद करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, यदि H ग्रुप G का, यदि H ग्रुप G का उपग्रुप है, यदि H ग्रुप G का उपग्रुप है, यदि H ग्रुप G का उपग्रुप है तथा H बिलोंग्स टू, तथा H बिलोंग्स टू कैपिटल H है, तथा H बिलोंग्स टू कैपिटल H है तब, तथा H बिलोंग्स टू कैपिटल H है तब, तब H इक्वल टू कैपिटल H इक्वल टू H। लिखो फिर बात करते हैं क्या है मतलब इसका। देखो क्या लिखा हमने कि भाई आपके पास कोई भी जी क्या दिया हुआ है, ग्रुप, और उसका सब ग्रुप क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। अब हम एलिमेंट कोसेट के समय एलिमेंट किस में से लाते हैं, जी में से। अब जी के कुछ एलिमेंट किसके अंदर हैं, एच में भी होते हैं, जी वाले तो एच में होते हैं। लेकिन अगर एच के साथ कोसेट में वही एलिमेंट लगा दिया जो किसके अंदर है, एच के अंदर, तब राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट क्या होंगे, बराबर होंगे। और वो किसके बराबर वैल्यू आएगी उसकी, एच के बराबर ही वैल्यू आ जाएगी। भाई एच में से बहुत सारा ऐसे केस होता है, ऐसे अपन मान लो कोई ग्रुप लेके चले 1 - 1 आयोटा और कितना माइनस आयोटा, ये तो जी हो गया। एच मान लो इसमें से लिया था 1 और कितना -1। अब एच के साथ अपन लगाते हैं 1 भी लगाते हैं, एच के साथ क्या लगाते हैं -1 भी, एच के साथ आयोटा और एच के साथ क्या लगाते हैं माइनस आयोटा भी लगाते हैं ना। तो कुछ एलिमेंट वो लगे हुए हैं साथ में जो एच में भी हैं, और वैसे तो सारे एलिमेंट किसके काम में लेने होते हैं, जी के। अब इसको करके देख लो, देखो 1 - 1 आएगा, -1 करेंगे तो कितना आएगा, -1 और 1, ये दोनों एलिमेंट किसके थे, किसके हैं, एच के। यही तो कह रहा हूँ कि अगर एच का एच वाले एलिमेंट के साथ अगर कोसेट लेते हो तो वो किसके बराबर आएगा, कैपिटल एच के। अब ये दोनों कोसेट देखो एक बार, क्या ये एच के बराबर हैं, क्या कैपिटल एच के बराबर है। यही तो कहा गया इस पॉइंट के अंदर कि भाई अगर एच सेट के साथ अगर एच वाले एलिमेंट से कोसेट लेते हो, चाहे राइट कोसेट लें चाहे क्या लें लेफ्ट कोसेट, वो किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। जो आपको दिख रहा है किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा, यदि एच किसी ग्रुप जी, यदि एच किसी ग्रुप जी का उपग्रुप हो तो, यदि एच किसी ग्रुप जी का, यदि एच किसी ग्रुप जी का उपग्रुप हो तो, यदि एच किसी ग्रुप जी का उपग्रुप हो तो जी, हो तो जी, यदि एच जी का क्या हो, उपग्रुप हो तो जी एच के सभी,
जी एच के सभी वाम या दक्षिण, वाम या दक्षिण, तो जी एच के सभी वाम या दक्षिण सहकुलकों के संग के बराबर होता है। जी एच के सभी वाम या दक्षिण, वाम या दक्षिण सहकुलकों के संग या यूनियन के बराबर होता है, संग या यूनियन के बराबर होता है। सवाल कराते टाइम दिखाया था मैंने, बताया भी था कि 3 कोसेट आए थे और तीनों कोसेट का हमने क्या लिया था, यूनियन। यूनियन लेते ही किसके बराबर आया था, पूरे ग्रुप जी के बराबर आया था अपने पास। नेक्स्ट लिखिएगा 5th पॉइंट, 5th पॉइंट लिखो बेटा। मैं जिसने भी अभी तक की क्लास नहीं पढ़ी है और जो पढ़ रहे हैं उनके सामने ही कह रहा हूँ कि जिसने अभी तक नहीं पढ़ी है आगे का समझ नहीं आएगा अभी। अब जिसको ये नहीं पता ग्रुप की कोटि क्या है, ग्रुप क्या है, कोसेट क्या है, सब ग्रुप क्या है, तो अलजेब्रा में मैंने पहले दिन भी कहा था कि पहली क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो लास्ट क्लास तक काम आएगा। पीछे जितना पढ़ के आते हैं वो सारा रोज़ काम आता है, आता कि नहीं आता, हर एक रोज़ काम आता है। ग्रुप भी काम आता है, सब ग्रुप भी काम आता है, साइक्लिक ग्रुप भी काम आता है, सारी चीज़ें काम आएंगी। तो जिसने पढ़ ली है वो ठीक है, नहीं पढ़ी है वो एक बार पीछे क्लास ज़रूर पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, परिमित ग्रुप के प्रत्येक, परिमित ग्रुप के प्रत्येक, परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि, परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि, परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि की भाजक होती है। परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि की भाजक होती है, ग्रुप की कोटि की भाजक होती है। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिविजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इज ए डिविजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या कहा भाई इसमें, पहले बहुत बार बात कर चुके अपन। जैसे मान लो ये अपने पास क्या है, कोई भी ग्रुप दिया हुआ है, ये हो गया 1 -1 आयोटा और कितना हो गया माइनस आयोटा। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है बेटा, अरे इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4, और 1 का ऑर्डर कितना है 1, -1 का कितना 2, आयोटा कितना 4, माइनस आयोटा कितना 4, यही ऑर्डर होते हैं। अब यही तो कहा गया कि ग्रुप के ऑर्डर में जितने भी एलिमेंट है उनके ऑर्डर का क्या जाएगा, भाग जाएगा, यही तो लिखा हुआ इस पॉइंट में। तो किसी भी सवाल में आप चेक करेंगे, अब इस सवाल में कभी भी इससे बहुत सारी बातें मिलती हैं, गलत नहीं होता सवाल। कई बार हम जल्दबाजी में कि ऑर्डर 3 होगा, अब इस सवाल में किसी का ऑर्डर 3 संभव ही नहीं है भाई। इस सवाल में ये तो सबको पता है ना कि ऑर्डर ऑफ जी कितना होता है 4, ये तो 4 एलिमेंट है। अब जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जो वैल्यू होगी उस वैल्यू का भाग किस में जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप में जाएगा, 4 में भाग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 5 6 जो भी है आपका, 5 6 नंबर कितना है, 6 नंबर 6 लिखिएगा। अभाज्य कोटि के, अभाज्य कोटि के, अभाज्य कोटि के परिमित ग्रुप का, अभाज्य कोटि के परिमित ग्रुप का कोई भी उचित उपग्रुप, अभाज्य कोटि के परिमित ग्रुप का कोई भी उपग्रुप नहीं होता है, कोई भी उपग्रुप नहीं होता है, कोई भी उचित उपग्रुप, उपग्रुप नहीं, कोई भी उचित उपग्रुप नहीं होता है। अभाज्य कोटि के परिमित ग्रुप का कोई भी उचित उपग्रुप नहीं होता है। सब ग्रुप में हमने पढ़ा था कि सब ग्रुप को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था, 2 में। एक उचित कहा था, एक को विषम, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर तो परमानेंट होते हैं कितने, 2, एक तो खुद का कौन, खुद, और एक कौन, आइडेंटिटी वाला, 2 तो होते। इसके अलावा जो बनते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उचित या प्रॉपर में आते हैं। तो अभाज्य कोटि का मतलब जिन ग्रुप का ऑर्डर 3 हो, 5 हो, 7 हो, उनका कोई भी क्या नहीं होगा, उचित नहीं होगा। तो ढूंढने में कहीं अपन ढूंढते टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कितना है 5, तो उसका पहले से पता होना चाहिए कि कोई भी उचित वाला नहीं होगा। एक एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, क्या बताया था, याद है क्या किसी को, ये याद नहीं हमारे, 1 ओमेगा और कितना बताया था, ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन था। अब ऑर्डर कितना है इसका, 3, 3 का मतलब प्राइम ऑर्डर है इसका। अब प्राइम ऑर्डर वाले का कोई भी क्या नहीं होगा, उचित उपग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यदि ए किसी, यदि ए किसी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि स्मॉल ए किसी ग्रुप
यदि स्मॉल ए किसी परिमित ग्रुप जी का, यदि स्मॉल ए किसी परिमित ग्रुप जी का, यदि स्मॉल ए किसी परिमित ग्रुप जी का अवयव है, यदि स्मॉल ए किसी परिमित ग्रुप जी का अवयव है जिसका ग्रुपांक n है, जिसका ग्रुपांक n है, जिसका ग्रुपांक n है, तो जिसका ग्रुपांक n है तो a टू द पावर n इक्वल टू ई होगा। तो a टू द पावर n इक्वल टू ई होगा। तो a टू द पावर n इक्वल टू ई होगा। If a is any element of group G, if a is any element of finite group G and order of group is n and order of group is n, then a to the power n equal to e। देखो इस टाइप का हम सवाल तो लिख के आए थे और वहाँ कंसेप्ट यही था। देखो एक सवाल लिखा था, याद हो तो आपको, a स्क्वायर a क्यूब ऐसा लिखा था क्या, और a की पावर 8 इक्वल टू कितना लिखा था मैंने, e लिखा था एक सवाल ऐसा। अब इसमें अगर हम देखें क्या कहा कि अगर ग्रुप जी का एलिमेंट कौन होना चाहिए, ए अपना एलिमेंट है ग्रुप जी का। इसके बाद इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो, n। अपने ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 8 है। अरे अपने ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 8। तो जो n ऑर्डर होगा अपने हिसाब से कितना होगा, 8। तो a की पावर 8 किसके इक्वल होगा, e के इक्वल होगा। और किया भी ऐसा सवाल, अरे किया है ना ऐसा सवाल कि a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 8 किसके इक्वल हुआ, e के इक्वल हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा उपग्रुप का सूचकांक, उपग्रुप का सूचकांक, उपग्रुप का सूचकांक या इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, उपग्रुप का सूचकांक या जिसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। उपग्रुप का सूचकांक या किसकी बात हो रही है, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप की। क्या होता है इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, नाम सुना है क्या, बताओ। क्या होता है इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप का मतलब होता है कि किसी उपग्रुप के जितने भी, चाहे लेफ्ट कोसेट की बात कर लो चाहे राइट, अपन कोसेट से मतलब रखेंगे, लेफ्ट राइट में नहीं जाएंगे। जितने भी कोसेट बनेंगे, भाई कोसेट 2 3 4 बनते हैं फिर वापस से रिपीट हो जाते हैं, तो हम लेते कौन से हैं, जो 2 3 4 बनते हैं वही तो लेके चलते हैं। इसका मतलब कौन से लेते हैं, असंयुक्त या डिसजॉइंट वाले, फिर तो वापस से समान आने लग जाते हैं कोसेट के अंदर, ऐसा ही तो होता है। तो जितने कोसेट होते हैं उन कोसेट की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, सूचकांक कह देते हैं उसका। जैसे मान लो किसी ग्रुप जी था और उसका एक सब ग्रुप कितना है H, और उसमें कितने कोसेट बने, 2 बने सपोज करो, तो 2 क्या कहलाता है, उसका सूचकांक कहलाता है। और सूचकांक को लिखा कैसे जाता है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है सूचकांक को। ये जी ग्रुप है, ये H क्या है, इसका सब ग्रुप है, और सूचकांक किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ H के। और इसका मतलब क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में हिंट भी बताया था कि जितना सब ग्रुप होगा और जितना ग्रुप होगा उतने ही कोसेट बनेंगे। देखो इस सवाल में देखें, पीछे वाले में, अच्छा हाँ इसमें देखो इसके कितने कोसेट बने थे, 2 कोसेट बने थे। इसका ऑर्डर कितना है, 4। सब इसका जी का ऑर्डर तो कितना है, 4 है आपके पास, और एच का ऑर्डर कितना है बताओ, 2। तो कितने कोसेट बने इसके, 2। पता कैसे चलेगा, 4/2, तो कितने कोसेट आएंगे, 2। वही तो वहाँ लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एच। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो यहाँ, ये तो हो गया उपग्रुप का सूचकांक। बात क्या बताता है ये, अरे क्या बताता है, असंयुक्त, असंयुक्त सहकुलकों की संख्या। अरे क्या बताता है ये, असंयुक्त सहकुलकों की संख्या, कि कितने कोसेट बनेंगे सर, वो कोसेट की संख्या ही क्या कहलाती है, सूचकांक इंडेक्स कहलाती है। और निकाल कैसे, चेक कैसे कर सकते हैं, जी में किसका भाग दे दो, ऑर्डर ऑफ जी में किसका, ऑर्डर ऑफ एच का।
तो यहाँ से दो बेनिफिट है, एक तो हमें नई बात सीखने को मिली, दूसरी बात यह है कि कितने कोसेट बनेंगे इसमें कन्फ्यूजन खत्म हो गया। कल परसों सवाल में कह रहे थे ना, कोई कह रहा था 2 बनेंगे, कोई कह रहा था 3 बनेंगे, कोई कह रहा था 4 बनेंगे, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब इतना तो पता, बनेंगे कौन कौन वो अलग बात है, लेकिन कितने बनेंगे ये तो हर आदमी बता सकता है। भाई ग्रुप के ऑर्डर में किसका भाग दे देंगे? सब ग्रुप के ऑर्डर का। तो किसकी संख्या आ जाएगी? असंयुक्त सहकुलकों की संख्या। करो देखिए नोट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऐसे कैसे? उपग्रुप तो बनेगा ना पहले, उपग्रुप अपनी इच्छा से थोड़ी बन जाएगा। भाई ग्रुप की कोटि तुम कह रहे हो कि भाई सर 5 हो, ठीक है, विषम हो गई, और इसका सब ग्रुप बना दिया तुमने 2 का। अब ये इतना तो सोचो कि 5 वाले का वैसे तो पहली बात तो उचित बनता ही नहीं है कोई। भाई ग्रुप उपग्रुप ऐसे थोड़ी लिख देते हैं। जब मैं यहाँ कहता हूँ कि एक ग्रुप जी, तो मतलब ये ग्रुप है, इसमें 4 प्रॉपर्टी है, और मैं कहता हूँ एक उपग्रुप है, इसका कोई क्या एच, तो इसमें उपग्रुप बनने की कैपेसिटी ऐसे ही नहीं कि जो मन में आया वही लिख दिया। भाई जैसे ये सवाल था पीछे अभी, कहाँ गया अपना सवाल? देखो ये रहा। अब ये सवाल था जी वाला अपने पास। अब जी ग्रुप है और ये सब ग्रुप है, ऐसा नहीं मैं इसकी जगह ये ले लेता आयोटा और माइनस आयोटा के कोसेट निकाल के बताऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा। भाई बात प्रॉपरली ये ग्रुप होगा और प्रॉपरली ये क्या होगा? सब ग्रुप होगा, उसके बाद ही कोसेट निकलेंगे। भाई इसकी जगह अब तुम कह दो कि सर 1 - 1 की जगह आप ये ले लो, 1 आयोटा माइनस आयोटा ये ले ले, तो ऐसे कैसे ले लें? ये सब ग्रुप है क्या? पहली बात। भाई कोसेट की परिभाषा पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है? एक ग्रुप जी और उसका क्या उपग्रुप एच। तो पहले उपग्रुप होगा तभी अपन उसके लिए कहाँ बढ़ेंगे? कोसेट की तरफ चलेंगे, नहीं तो कोसेट है ही नहीं कोई। ऐसा थोड़ी हर चीज़ कनेक्टेड अभी है ना। और दूसरी बात ये होती है, एक डेफिनेशन ये भी अभी लिखेंगे आगे, अभी पॉइंट लिखेंगे कि ग्रुप के ऑर्डर में हमेशा सब ग्रुप के ऑर्डर का क्या जाता है? भाग जाता है। अभी लिखने वाले हैं प्रॉपर्टी अपन। हाँ, तो ग्रुप के ऑर्डर में हमेशा किसका जाता है? सब ग्रुप का भाग। तो ये इस बात का तो कोई मीनिंग ही नहीं है कि सर भाग नहीं जाए तो एक 5 हो जाए, एक नीचे 3 आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। चक्रीय ग्रुप का नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप चक्रीय होता है। कि अगर ग्रुप साइक्लिक है, ग्रुप अगर क्या है? साइक्लिक, तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा? साइक्लिक होगा। चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे कोई भी ग्रुप चक्रीय तो चेक करना आता ही है, जिसका जनक या जनरेटर होता हो वो चक्रीय बनेगा आपके पास। अगर चक्रीय, या अब यही पीछे वाला सवाल, ये 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा वाले की अगर बात करें तो ये ग्रुप कौन सा है? साइक्लिक ग्रुप है। तो इसका जो सब ग्रुप है कौन? 1 और -1, उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं, वो क्या होगा? साइक्लिक होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अपरिमित चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उचित उपग्रुप अपरिमित चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उचित उपग्रुप अपरिमित चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उचित उपग्रुप भी अपरिमित होता है। Every proper subgroup of a infinite cyclic group is also infinite. अगर कोई चक्रीय ग्रुप है
अगर कोई क्या है चक्रीय ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोई भी आप सब ग्रुप लेंगे, कोई भी क्या होगा उसका सब ग्रुप, तो उस सब ग्रुप में भी कितने अवयव आएंगे? अनंत अवयवी आएंगे। जैसे मान लो हमारे पास अगर मैं ले लूँ कोई भी, मान लो जैसे आपके पास ये है Z+, पहले तो ये बताओ ये ग्रुप है क्या? चक्रीय है क्या? चक्रीय है क्या? बड़ी मेहनत करके समझाया था मैंने इसको, बहुत मेहनत की थी इसमें मैंने, याद है कि अगर किसी को तो 1⁻⁻1 भी जोड़ जोड़ के दिखाई थी आपको, 1⁻⁻2 भी जोड़ जोड़ के दिखाई थी, याद है क्या किसी को? थोड़ा थोड़ा कितने जनक होंगे इसके? कौन कौन? 1 और -1। फिर आपने कहा था प्लस वाले तो आ रहे हैं, माइनस वाले कैसे लाएं? बताया था ना मैंने कि -1 एक कितनी बार? 2 बार, ऐसे समझाया था, याद हो तो आपको। तो ये कौन सा ग्रुप है? चक्रीय ग्रुप है। अब इसका अगर आप कोई भी क्या लेते हो? उपग्रुप लेते हो। कोई भी क्या लेते हो? उपग्रुप। देखो दो तो परमानेंट है, खुद का खुद और एक आइडेंटिटी, उनको छोड़ो, उचित की बात कर रहे हैं। अब इसका कोई भी उपग्रुप बनेगा तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? अनंत या अपरिमित है, ये ऐसे कह सकते हैं इसको, इनफाइनाइट ग्रुप है आपके पास। अब इसका अगर कोई भी आप उपग्रुप लेके चलोगे तो वो उपग्रुप तभी बन पाएगा जब उसमें कितने एलिमेंट होंगे? अनंत या इनफाइनाइट, या वो क्या होगा? अपरिमित होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ले लो चाहे कोई भी लेके देख सकते हो आप, कोई भी इस Z में से कुछ भी निकाल लो, अगर वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता हो, 4 प्रॉपर्टी, तो फिर उसमें कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट ही होंगे आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप, अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप, अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप एक चक्रीय ग्रुप होता है। अभाज्य कोटि का प्रत्येक, अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप एक चक्रीय ग्रुप होता है। अभाज्य कोटि का एक ग्रुप या अभाज्य कोटि का ग्रुप या प्रत्येक ग्रुप एक चक्रीय ग्रुप होता है। अब किसी ग्रुप का मान लो ऑर्डर 3 है, किसी ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 5 है। आपको उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं कि कौन जनक या जनरेटर होगा, क्या होगा। अगर ये पॉइंट पता है आपको कि अगर ऑर्डर कितना है, प्राइम ऑर्डर है आपके पास, तो वो ग्रुप हमेशा क्या होगा? चक्रीय या क्या होगा? साइक्लिक होगा। चक्रीय ग्रुप क्या आबेली होता है क्या? होता है क्या? अरे चक्रीय ग्रुप आबेली होता है क्या? और आबेली चक्रीय होता है क्या? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इस पॉइंट से एक बात क्या पता चली कि अभाज्य कोटि जिस ग्रुप की है वो क्या हुआ? चक्रीय हुआ, और जो चक्रीय हुआ वो क्या हुआ? आबेली। तो एक नया पॉइंट और क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली, ये तो अपन लिख चुके पहले ही। लेकिन अगर किसी ग्रुप की कोटि क्या है? अभाज्य, तो वो चक्रीय होने के साथ क्या हो गया? आबेली भी हो गया। तो इसके साथ ही और लिख लो, अर्थात अर्थात अभाज्य कोटि वाला प्रत्येक ग्रुप, अर्थात अभाज्य कोटि वाला प्रत्येक ग्रुप आबेली या अबेलियन या क्रम विनिमय होता है। अभाज्य कोटि वाला प्रत्येक ग्रुप आबेली, अबेलियन या क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। क्लियर है ना? एलजेब्रा एक पॉइंट से लॉजिक के साथ कनेक्टेड रहेगी भाई, है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि यदि अवयव ए से, यदि अवयव ए से जनित, यदि अवयव ए से जनित चक्रीय ग्रुप जी, यदि अवयव ए से जनित चक्रीय ग्रुप जी की कोटि n है, यदि अवयव ए से जनित, यदि अवयव ए से जनित चक्रीय ग्रुप जी की कोटि n है, जी की कोटि n है, तब तब a टू द पावर m, तब a टू द पावर m भी g का जनक होगा, तब a टू द पावर m भी g का जनक होगा, तब a टू द पावर m भी g का जनक होगा, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि
m तथा n परस्पर यदि और केवल यदि m तथा n परस्पर सह अभाज्य हों, यदि और केवल यदि m तथा n परस्पर सह अभाज्य हों, परस्पर सह अभाज्य हों। If a cyclic group G is generated by an element A, if a cyclic group G is generated by an element A of order n, then A to the power m is also its generator, then A to the power m is also its generator if and only if m and n are relatively co-prime। सवाल कर चुके हैं, इस बात को लिख भी चुके हैं, पढ़ो देख क्या लिखा हो इसमें। ये जो पॉइंट लिखा है इसका सवाल कर चुके हैं, वहाँ भी मैंने डायरेक्ट बताया था कि डायरेक्ट देख सकते हो। एक सवाल बताया था ए स्क्वायर ए की पावर 8 वाला बताया था ना, और उसमें जनक कैसे चेक करना बताया था भाई। ये सवाल बताया था, देखो ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 5 6 7 8 तक है और इक्वल टू कितना था ई था ना। और इस सवाल में मैंने पूछा था कि जनक या जनरेटर कौन होंगे भाई। एक तो ए तो जनक है इस सवाल का, एक के अलावा कौन जनक होंगे, ए तो सबको दिख रहा है, अरे ए की पावर से तो पूरा बन ही रहा है, तो ए क्या है इसका, ए तो जनक है ही जनरेटर। इस एक के अलावा जनक या जनरेटर और कौन कौन होंगे, इसका ऑर्डर देखा था मैंने, याद हो तो आपको, ऑर्डर ऑफ जी कितना देखा था 8 है, और मैंने कहा था कि 8 के जो सापेक्षिक अभाज्य हैं वही क्या बनेंगे, जनक या जनरेटर बनेंगे। पीछे करके आए सवाल यही। तो 8 के सापेक्षिक अभाज्य कौन कौन सी पावर है, एक ए तो है ही पहले से, ए क्यूब हो गया, ए की पावर 5 हो गई, और ए की पावर कितनी हो गई 7। भाई 3 5 7 8 के सापेक्ष क्या है अभाज्य, क्योंकि कॉमन कितना आएगा एक ही आएगा इसके अंदर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो जब सवाल दिमाग में रहता है, पॉइंट भी पढ़ा हुआ रहता है, तो नहीं तो सवाल भूलोगे और नहीं क्या भूलोगे, पॉइंट भूलेंगे। अब पॉइंट से पहले अपन सवाल कर लिया था, ये वहाँ भी बता दी थी मैंने बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यदि H तथा K, यदि H कैपिटल H तथा K, यदि H तथा K किसी ग्रुप G के, यदि H तथा K किसी ग्रुप G के, यदि H तथा K किसी ग्रुप G के परिमित उपग्रुप हैं, यदि H तथा K किसी ग्रुप G के परिमित उपग्रुप हैं, किसी ग्रुप G के परिमित उपग्रुप हैं तथा उनकी कोटियाँ क्रमशः है, तथा उनकी कोटियाँ क्रमशः है, तथा उनकी कोटियाँ क्रमशः है ऑर्डर ऑफ H, तथा उनकी कोटियाँ क्रमशः ऑर्डर ऑफ H तथा ऑर्डर ऑफ K हैं, तथा उनकी कोटियाँ क्रमशः है ऑर्डर ऑफ H तथा ऑर्डर ऑफ K हैं, तब ऑर्डर ऑफ H के, तब या देन ऑर्डर ऑफ H के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। पूछने लायक है, एग्जाम में पूछा भी गया ग्रेड फर्स्ट में एक बार। क्या लिखा अभी, अगर कोई ग्रुप क्या है आपके पास G है, इस ग्रुप G के आपके पास दो क्या दिए हुए हैं, सब ग्रुप दिए हुए हैं H और K। H और K का जितना भी ऑर्डर है वो हम देख लेंगे भाई, H में कितने एलिमेंट है, K में कितने एलिमेंट है, तो ऑर्डर आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि HK का ऑर्डर बताओ, तो HK का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K, और नीचे क्या करेंगे H और K का क्या लेंगे पहले इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट आएंगे वो क्या हो जाएगा ऑर्डर, और उसका डिवाइड करेंगे तो किसका ऑर्डर आ जाएगा HK का। तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछता है, कोई सवाल देके नहीं पूछेगा, मोस्टली डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि ग्रुप G का, यदि ग्रुप G का एक उपग्रुप, यदि ग्रुप G का एक उपग्रुप H है, यदि ग्रुप G का एक उपग्रुप H है, यदि ग्रुप G का एक उपग्रुप H है, तथा यदि ग्रुप G का एक उपग्रुप H है तथा GH इक्वल टू 2, क्या चीज़ है ये,
सूचकांक का इंडेक्स तथा GH इक्वल टू 2 है, तब AH इक्वल टू, तब होता क्या है आपके पास, AH इक्वल टू HA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। अगर कोई ग्रुप G है, आपके पास क्या है, कोई ग्रुप G दिया हुआ है और ग्रुप G का एक सब ग्रुप कितना दिया हुआ है, H, और H का G के रेस्पेक्ट में सूचकांक के इंडेक्स कितना हो, 2। सूचकांक के इंडेक्स 2 का मतलब कि कोसेट कितने बनेंगे, 2। अरे कोसेट कितने बनेंगे, 2। अगर ऐसा कोई ग्रुप और सब ग्रुप है जहाँ 2 कोसेट बन रहे हो या उसका सूचकांक कितना हो, 2 हो, तो उस ग्रुप में हमेशा AH इक्वल टू क्या होगा, HA होगा। मतलब लेफ्ट कोसेट इज ऑलवेज इक्वल टू राइट कोसेट। चाहे कोई सा ही निकाल लो, A के साथ कर लो, B के साथ कर लो, C लिखा हो ना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। तो कोसेट में कोई समस्या किसी को, कोसेट निकालने में कोई समस्या? अभी तो दोबारा कोसेट आएंगे, लास्ट में पढ़ेंगे इसी में विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप, तो वहाँ कोसेट का ही क्या बनाना पड़ता है, समुच्चय सेट बनाना पड़ेगा, तो फिर जरूरत पड़ेगी कोसेट की। लेकिन कोसेट आने चाहिए, कोसेट के पॉइंट आने चाहिए, सब ग्रुप का पता होना चाहिए। सब ग्रुप कैसे चेक करते हैं, नॉर्मली भी दिख जाएगा आपको, इतना कोई बड़ा सवाल नहीं आएगा। और बाकी एक एक पॉइंट से चेक भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बताया था, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, और अगर ग्रुप फाइनाइट है तो AB से ही चेक हो जाएगा। एक एलिमेंट A किसका ले लो, H का, B किसका ले लो, H का, और जो AB करोगे वो भी किस में आना चाहिए, H में। और थोड़ा सा ऐसे आंखें खुली रखा करो कि भाई काम मामला कहाँ बिगड़ सकता है, कहीं 0 पे बिगड़ता है मामला या 1 -1 पे मामला बिगड़ता है। ऐसा नहीं कि फिर अपन ग्रुप में एलिमेंट दिए हुए हैं 10 तक 8 पे भी चेक कर रहे हैं, 9 पे भी चेक कर रहे हैं। मोस्टली आइडेंटिटी एलिमेंट के आसपास ही देखना होता है, बाकी तो वो वैसा ही होगा, 2 का -2 होगा, 4 का -4 होगा, मान लो प्लस का कोई सवाल हो तो। लेकिन 0 1 के आसपास देखना है कि प्लस का सवाल है कि अब 0 बन ही नहीं रहा हो मान लो किसी में, तो देखे है ना, 1 2 सवाल भी कराया था मैंने आपको कि जिसकी यूनियन वाले के अंदर कि H1 और H2 लिया था, फिर उसका यूनियन क्या नहीं बना था, उपग्रुप नहीं बना था। क्यों नहीं बना था, खोलो कॉपी पीछे, क्यों नहीं बना था? देखो इंटरसेक्शन तो हमेशा क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है। यूनियन का एक सवाल कराया था, उसमें क्या समस्या आई थी, उसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ था। मैंने कहा था 5 और 4 करेंगे तो 9 आएगा, 9 है ही नहीं उसमें, जिसके पास सवाल किया हुआ है उसमें है क्या? तो ऐसे बातें 2-3 बार पढ़ोगे तो पॉइंटों पे रहेंगे सवाल सारे। कराया था ना, जेड का ही था सही सवाल, हाँ जेड का ही था। एक H1 लिया था, एक H2 लिया था, फिर यूनियन लिया था इनका। और यूनियन हमेशा क्या नहीं होगा, सब ग्रुप नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, चेक करना पड़ेगा आपको। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखिएगा आगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट लिखे बेटा ग्रुप समाकारिता। ग्रुप समाकारिता या जिसे हम कहते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप समाकारिता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप समाकारिता इसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। क्या होता है अभी कोई बता पाएगा? क्या होता है अभी कोई बता पाएगा क्या? देखो ग्रुप समाकारिता की बात आते ही आपको कितने ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, 2 की। पहली बात तो ग्रुप समाकारिता में जैसे मान लिया हमने कि हमारे पास एक ग्रुप तो मान लो G और कोई भी ऑपरेशन कितना उसका स्टार, एक ग्रुप तो ये होगा। और एक दूसरा ग्रुप और होना चाहिए, मान लो क्या ले लेता हूँ, G' और कोई भी संक्रिया ले लो, ये ले लो नॉर्मली कोई O की संक्रिया है या और कोई निशान लगा लो भाई, वो तो सवाल वाला तो देगा, प्लस प्लस है, गुणा से प्लस जा रहा है, सवाल में तो आएगा। लेकिन अभी बेसिक डेफिनेशन में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने होने चाहिए, सबसे पहले तो होने चाहिए 2 ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप होना चाहिए G', दूसरा क्या होना चाहिए, कोई दूसरा G' नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मैपिंग डिफाइन करते हैं, प्रतिचित्रण डिफाइन करते हैं। G से कहाँ डिफाइन करेंगे, G' पर। G से कहाँ डिफाइन करते हैं, G' पर। एक मैपिंग डिफाइन कर ली, मतलब कि G वाले एलिमेंट कनेक्टेड किससे होंगे, G' से होंगे।
लेकिन उनके कनेक्शन में क्या विशेषता होगी। भाई नॉर्मल तो हम प्रतिचित्रण ही कहते हैं इसे, भाई इधर वालों की इमेज उधर होती है तो क्या कह देते हैं, मैपिंग कह देते हैं इसे। लेकिन इस मैपिंग को फिर क्या कहेंगे, समाकारिता कहेंगे। वो कब कहेंगे कि अगर इस जी के कोई भी दो एलिमेंट ले लूँ, मान लो ए ले लिया और क्या ले लिया, बी। अब जी के लिए हैं तो जी वालों के बीच में तो किसका निशान लगेगा, जी का। अगर दो एलिमेंट लिए, कुछ सोल्व किया और उनकी अगर मैपिंग लेता हूँ, अगर उनकी क्या लेता हूँ, मैपिंग, तो वो मैपिंग बराबर होनी चाहिए आपके पास। ए की मैपिंग अलग ले लो और बी की जो मैपिंग या इमेज जो अलग आती है वो, और फिर अब एफ हो, फिर एफ ओ बी किधर होंगे, अरे ए की इमेज है ये, ए की इमेज कहाँ होगी, जी डैश में। ये बी के एफ फंक्शन लगाओ, इसका मतलब इमेज है ये, तो इमेज कहाँ होगी, जी डैश में। तो ये किसका एलिमेंट है, जी डैश का। ये किसका है, जी डैश का। तो साइन किसका लगेगा, जी डैश का। जी डैश का ये साइन आपके पास। तो हुआ क्या इसका कहने का मतलब, इधर देखो, ये मान लो कोई एलिमेंट है, ए बी सी डी ऐसे एलिमेंट है आपके पास। ये क्या हो गया आपका जी, और ये क्या हो गया कोई जी डैश। जी डैश में मान लो ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये ऐसे एलिमेंट है, ठीक है। अब कोई मैपिंग है कि ये इस पे जा रहा है, सर नॉर्मल बता देता हूँ कि ये इस पे जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब ये कहता है कि ए और बी ले लो, ए और बी लेंगे तो ये एलिमेंट है कोई, ये एलिमेंट है, दोनों सोल्व होके, वैसे दिखने में तो दो लिख रहा हूँ लेकिन सोल्व होके तो कोई सी बनेगा। और ये ग्रुप की खास बात होती है कि ग्रुप के दो एलिमेंट लेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, उसी ग्रुप में आएगा, किसी के बराबर। तो ये सी हो गया, तो ये सी हो गया आपके पास। इधर फिर क्या कहता हूँ मैं कि ए की इमेज ले लो, मान लो ए की इमेज कितनी है, ए डैश, और बी की इमेज कितनी है, बी डैश। बी की इमेज कितनी है, बी डैश। इनको सोल्व करेंगे, ये भी तो कोई एलिमेंट ही है, तो ये किसके बराबर होगा, सी डैश के। यही तो लिखा हुआ इसमें कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उनकी इमेज ले लो, या अलग अलग एलिमेंट की इमेज ले लो। देखो अलग ए की इमेज अलग कितनी हुई, ए डैश, बी की अलग इमेज कितनी हुई, बी डैश, और इनको सोल्व कराते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो इस रिजल्ट के क्या होना चाहिए, बराबर। अब इसको पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ें, ये देखो दोनों पहले एक साथ हो रहे हैं, तो एक साथ होने को कहते हैं संयोजन या कॉम्बिनेशन। तो ये तो क्या हो रहा है, संयोजन। संयोजन का एफ लग गया, मतलब क्या लेंगे, इसका इमेज लेंगे, प्रतिबिंब लेंगे। तो इसको पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं कि ये तो क्या है, संयोजन का प्रतिबिंब। कई बार ये भी आ जाता है, जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला ही पूछे, ये भी पूछ लेता है। संयोजन का क्या होता है आपके पास, प्रतिबिंब। ये तो क्या है, संयोजन का प्रतिबिंब। पहले दोनों एक हुए, सोल्व हुए, और फिर उसकी क्या ली, इमेज। इधर क्या है बताओ, इधर पहले तो ए की इमेज है और फिर किसकी इमेज है, बी की। उसको बाद दोनों को सोल्व करते हैं इस संक्रिया से। तो मतलब इधर क्या है, इधर को क्या पढ़ेंगे, पहले क्या लेते हैं, इमेज, और उसके बाद सोल्व करते हैं। तो क्या हुआ, इससे उल्टा हुआ। इधर तो क्या था, पहले सोल्व और उसके बाद प्रतिबिंब। इधर क्या किया है, पहले इमेज और उसके बाद सोल्व। तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंबों का संयोजन। इधर तो था संयोजन का प्रतिबिंब, और इसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंबों का संयोजन। इसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंबों का संयोजन। अगर ऐसा हो जाता है जो अपन ने ऊपर कहा कि एक ग्रुप जी स्टार है, दूसरा ग्रुप क्या है, जी डैश ओ है, और एक मैपिंग डिफाइन करिए ग्रुप जी से कहाँ, जी डैश पर, और उसके कोई भी दो एलिमेंट ले लें अपन, ए और बी, उनकी इमेज किसके बराबर हो, उनकी अलग अलग इमेज के रिजल्ट के सॉल्यूशन के क्या हो, बराबर हो। तो इतनी देर तो इस ऐप को क्या कह रहे थे, प्रतिचित्रण कहते हैं नॉर्मली तो इसको। लेकिन अगर इस ऐप में अगर ये खास बात होती है, तब इस ऐप को क्या कहते हैं, ऐप को जी से जी डैश पर क्या कहते हैं, समाकारिता। तब इस स्थिति में एफ को जी से जी डैश पर क्या कहते हैं, जी से जी डैश पर क्या कहेंगे, समाकारिता है, क्या कहेंगे, होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। समाकारिता है या समाकारिता कहते हैं। अब एग्जाम में क्या किया, एक बार अपन ये याद हो जाएगा भी, इस चैप्टर में 20 बार लिखेंगे इसको कि एफ ऑफ ए स्टार बी बराबर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, यही फ्लो में चलेगा। अब उसने क्या किया, ये निशान तो लगा दिया उधर, और ये इधर वाला निशान लगा दिया उधर, और पहला ऑप्शन यही दिया, ये हमारे सेट है मामला। भाई उसने क्या किया, ये मैपिंग में निशान ऐसे है ना, अभी तो अपने तो क्या है, जी स्टार से किस पे जा रहे हैं, जी डैश ओ पर जा रहे हैं। अब उसने क्या किया कि जी के साथ तो ये निशान ले लिया और जी डैश के साथ ये निशान लगा दिया। अपन जी जी स्टार देखते ही पहले ऑप्शन में यही दिया, और इसका सही क्या होता, अब निशान इसका ये है तो ये सही होता, एफ ऑफ ए ऑफ बी
इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ ए, इधर निशान कितना स्टार, एफ ऑफ बी। ये 4 नंबर तक कोई पहुंचा ही नहीं। बोले एक सवाल तो सही हुआ, क्योंकि हमने तो देखा जी जी डैश, इतना दिमाग लगाया नहीं, बस इतना ही किया अगले ने कि निशान इधर का इधर, इधर का इधर। ये फ्लो में सेट हो रखा अपने कि एफ ऑफ ए स्टार बी बराबर एफ ऑफ ए, समाकारिता दिखते ही लो जी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना हुआ। अब लिखो, इसमें हेडिंग लगा ली ना सबने, अरे हेडिंग लगा ली ना। अब लिखिए, माना कि कोई दो ग्रुप जी स्टार तथा जी डैश ओ है। माना कि कोई दो ग्रुप जी स्टार तथा जी डैश ओ है। माना कि कोई दो ग्रुप जी स्टार तथा जी डैश ओ है। कंसिडर एनी टू ग्रुप्स जी स्टार एंड जी डैश ओ, तथा इनकी संक्रियाएं क्रमशः है स्टार तथा ओ हैं, तथा इनकी संक्रियाएं क्रमशः स्टार तथा ओ है। ऑपरेशन क्या है इन पे, स्टार है और दूसरे का क्या है, ओ है, तथा इनकी संक्रियाएं क्रमशः स्टार तथा ओ है। तब एक प्रतिचित्रण F G2 G डैश, तब एक प्रतिचित्रण F G2 G डैश इस प्रकार परिभाषित है कि, तब एक प्रतिचित्रण F G2 G डैश इस प्रकार परिभाषित है कि, तब एक प्रतिचित्रण F G2 G डैश इस प्रकार परिभाषित है कि डिफाइंड सच एज, नीचे लिख लो, एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी। इस प्रकार परिभाषित है, डिफाइंड सच एज एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी। तब नीचे लिख लो, ये भी लिख लो, अर्थात या दैट इज, इस बात का मतलब यही तो हुआ, संयोजन का प्रतिबिंब इक्वल टू प्रतिबिंबों का संयोजन। कंजंक्शन या संयोजन का प्रतिबिंब है इमेज ऑफ कंजंक्शन या कॉम्बिनेशन। इमेज ऑफ कंजंक्शन इक्वल टू कंजंक्शन ऑफ इमेजेस। इमेज ऑफ कंजंक्शन इक्वल टू कंजंक्शन ऑफ इमेजेस। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, यही ऑप्शन दे दे तो कि संयोजन का प्रतिबिंब प्रतिबिंबों का संयोजन, जरूरी नहीं कि फॉर्मूला ही दे, ये जो नीचे लिखा है ये भी ऑप्शन के रूप में दे सकता है। फिर नीचे लिख लो, तब f को g से g डैश पर क्या कहते हैं, समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। इतनी देर तो प्रतिचित्रण ही कहते हैं नॉर्मली। और अगर ये खास बात हो जाती है इसमें, f ऑफ a स्टार b इक्वल टू कितना हो जाता है, f ऑफ a ऑफ f ऑफ b। सबके लिए होगा, यहाँ लिख लो, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू g, चाहे g में से कोई भी दो एलिमेंट लेके चल लो। वैसे काम नहीं आता अगर 3 एलिमेंट भी होते, अगर मैं 3 भी ले लेता एक साथ, f ऑफ a स्टार b स्टार कितना ले लूँ, c, 3 ले लूँ तो 3 भी ऐसे ही खुलेंगे। हाँ, f ऑफ a फिर o जो ऑपरेशन है, फिर f ऑफ b फिर o ऑपरेशन, और फिर क्या होगा f ऑफ c। वैसे काम नहीं आता 3 का, लेकिन 3 होंगे तो भी 3 का भी ऐसे ही ओपन होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, देखो समाकारिता पढ़ने के लिए 6-7 वर्ड हैं पहले। एक ही समाकारिता है, अंतरकारिता है, आपके पास आच्छादक समाकारिता है, फिर एक तुल्यकारिता आता है, कई सारे शब्द आते हैं। तो वो शब्दों का मीनिंग सीखेंगे, उसके बाद सवाल और किस पे चलेंगे, प्रॉपर्टी पे। भाई वो सब तो आने चाहिए पहले। तो नेक्स्ट लिखिएगा, ये तो बेसिक डेफिनेशन है किसकी, समाकारिता। अब समाकारिता तो उसमें काम आती रहेगी और आगे से आगे एक एक बात जुड़ती रहेगी, नया नाम आता रहेगा। तो नेक्स्ट लिखिएगा अंतरकारिता, जिसे कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। अंतरकारिता या जिसे क्या कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। अंतरकारिता या जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। अंतरकारिता या एंडोमॉर्फिज्म। अभी तो लिखने को तो पूरा लिख लेंगे, लेकिन जो बेसिक मीनिंग है अंतरकारिता का वो इतना ही है कि अगर हम कोई भी एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, नॉर्मली तो कहाँ से करते हैं, जी से जी डैश पर, और अगर उसमें ये प्रॉपर्टी हो जाती है तो हम उसको क्या कह देते हैं,
समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म कह देते हैं। ये प्रॉपर्टी होते ही तो कहते हैं। अब अगर ये प्रॉपर्टी तो है, लेकिन मैपिंग जी से कहाँ डिफाइन हो रही हो? जी पर ही। ये प्रॉपर्टी तो है, मतलब जी से जी पर कौन सी प्रॉपर्टी है? समाकारिता तो होनी जरूरी है, लेकिन जी से किसके ऊपर हो? जी। इधर भी वही हो ग्रुप आपके पास और दूसरी तरफ भी वही ग्रुप हो, तो फिर उस समाकारिता का नाम क्या कहने लग जाते हैं? अंतरकारिता। होने को तो ये भी समाकारिता है, वही प्रॉपर्टी इसमें होगी, लेकिन इधर जो ग्रुप है, इधर ग्रुप अगर सेम है तो उसे क्या कहते हैं? अंतरकारिता। लिखिएगा, एक समाकारिता एफ, एक समाकारिता एफ जी स्टार से, एक समाकारिता एफ जी स्टार से जी स्टार पर परिभाषित हो, एक समाकारिता एफ जी स्टार से जी स्टार पर परिभाषित हो, एक समाकारिता एफ जी स्टार से जी स्टार पर परिभाषित हो, तो उसे अंतरकारिता कहते हैं। फिर नीचे लिख लो अर्थार्थ। इससे पूरी बात क्लियर हो रही है? वैसे तो इतना भी लिख के छोड़ सकते थे, लेकिन अभी तो 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन फिर कोई बात मिस हो जाएगी, फिर समझ नहीं आएगा। इससे क्लियर है वैसे तो कि एक एफ है, जी से कहाँ डिफाइन है? जी, और उसमें क्या होनी चाहिए? समाकारिता होगी, तो उसको क्या कह देंगे? अंतरकारिता कह देंगे। इसके बाद शब्द आता है एक की समाकारिता। ये लिख लिया ना बेटा सबने? समाकारिता क्लियर है ना सबके? जरूर आएगा एक सवाल समाकारिता, चाहे प्रॉपर्टी आए, चाहे कोई सवाल पूछे, चाहे कोई परिभाषा डेफिनेशन पूछे। अब कई कहते हैं ना कि सिर्फ परिभाषा थोड़ी आएगी एग्जाम में। अब परिभाषा ही आई थी और सबकी गलत हुई थी, इससे आसान क्या होगा? 99% बच्चों का ये ऑप्शन क्या हुआ था? गलत। इतना ही किया था, अगले ने यहाँ ओ किया था, यहाँ क्या किया था? स्टार। तो वहाँ दिखते ही लो पहला ऑप्शन था ही, अब थोड़ा सा ध्यान रखना था उसमें बस। इसके बाद आता है एक की समाकारिता। इसके बाद क्या आता है? एक की समाकारिता। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है इसमें, एक की समाकारिता क्या होगी भाई? ये समाकारिता एक की समाकारिता कह दो, या एक की को मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। वैसे क्या होगा भाई? बताओ, इतनी तो डेफिनेशन बनाना सीखो कम से कम, क्या होगा बताइए? देखो दो शब्द लिखे हुए हैं कि समाकारिता भी होगी और क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। मतलब ये होगा कि ये जो एफ हम डिफाइन करते हैं कि सर जी से कहाँ है? जी डैश। ये जी के एलिमेंट है, ये किसके एलिमेंट है? जी डैश। मैपिंग इधर ही तो होती है। पहली कंडीशन तो नाम लिखा हुआ समाकारिता, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसमें? समाकारिता वाली होनी चाहिए। और उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? एक ही, मतलब सबकी इमेज क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। यही तो हुआ आपके पास। तो अगर इसको शॉर्ट में देखना चाहें तो कुछ ऐसा लिखेंगे कि कोई भी एक समाकारिता आपके पास एफ है, वो कोई भी जी स्टार से, या जी लिख दो, जी स्टार लिख दो, किस पे डिफाइन है? जी डैश या जी डैश ओ पर डिफाइन है। और उसमें क्या बात होनी चाहिए? एक तो सर उसमें समाकारिता वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और एक जो मैपिंग बनती है वो क्या होनी चाहिए? एक या वन वन होनी चाहिए। एक तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए आपके पास? वन वन। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी है मैपिंग में, तो उस मैपिंग का नाम क्या हो जाएगा? एक की समाकारिता। लिखिएगा, एक समाकारिता एफ, एक समाकारिता एफ, एक समाकारिता एफ जी टू जी डैश, एक समाकारिता एफ जी टू जी डैश, एक समाकारिता एफ जी टू जी डैश। एक की समाकारिता होगी यदि एक समाकारिता एफ जी टू जी डैश, एक की समाकारिता होगी यदि प्रतिचित्रण एफ एक की हो, यदि प्रतिचित्रण एफ एक की हो। एक समाकारिता एफ जी टू जी डैश एक की समाकारिता होगी यदि प्रतिचित्रण एफ क्या हो? एक की या वन वन हो। कि एक मैपिंग होगी आपके पास, वो क्या होनी चाहिए? वन वन होनी चाहिए। और नीचे लिखना चाहो तो ये लिख लो, इससे भी काम हो जाता है। नीचे लिखना चाहो तो लिख लो। अब हर बार डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, एक ही दिख गया, ये देखते ही क्लियर कंसेप्ट।
इसके बाद आती है आपके पास आच्छादक समाकारिता। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, आच्छादक समाकारिता, या जिसे कहते हैं ईपीमॉर्फिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं, ईपीमॉर्फिज्म। आच्छादक समाकारिता, इसे हम क्या कहते हैं, ईपीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट लिखो, जैसे ये लिखा है वैसा ये होगा। समाकारिता तो होनी चाहिए। मान लो कोई जी से, जी स्टार से कहाँ डिफाइन है आपके पास, जी डैश ओ पर डिफाइन है। अब समाकारिता हो, पहली बात तो समाकारिता होने का मतलब जो समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी बताई है वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसके अंदर। उसके साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, आच्छादक या ऑनटू होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आच्छादक या ऑनटू होना चाहिए। ऑनटू क्या होता है मैंने बताया था, बेसिक सा तरीका बताया था। इधर सबकी, इधर वालों की इमेज तो होगी उधर, लेकिन अगर सबकी अलग अलग है तब क्या कहते हैं, एक एक ही, वन वन कहते हैं। और जो जी डैश वाला जो सेट है आपके पास, उन सब की क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज। मतलब ऐसा कह सकते हैं जी डैश वालों का पीछे सबका क्या होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तब वो क्या होगा आपके पास, आच्छादक या क्या होगा, ऑन टू। तो इतना लिख लो, बहुत है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या पढ़ा भी हमने पढ़ी समाकारिता, समाकारिता ही है वैसे तो सारी बातें। फिर क्या थी, अंतरकारिता। अंतरकारिता एंडोमॉर्फिज्म था। क्या था उसमें कि जी से किस पे डिफाइन हो, जी पर ही, प्रॉपर्टी तो वही होनी चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा एक ही समाकारिता। तो एक ही में क्या होना चाहिए, समाकारिता तो होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू कितना, एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी, ये तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या हो, एक या वन वन। आच्छादक वाले में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होगी, आच्छादक होगी। इसके बाद एक शब्द आता है, इसे कहते हैं तुल्यकारिता। क्या कहते हैं, तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म। तुल्यकारिता है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, आइसोमॉर्फिज्म। तुल्यकारिता इसे हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म। अब देखो इसमें क्या होगा आपके पास, लिखो पहले, लिखते लिखते समझ लेंगे। माना कि जी स्टार तथा जी डैश ओ, माना कि जी स्टार तथा जी डैश ओ, माना कि जी स्टार तथा जी डैश ओ कोई दो ग्रुप हैं। माना कि जी स्टार तथा जी डैश ओ कोई दो ग्रुप है। कंसीडर जी स्टार एंड जी डैश ओ आर एनी टू ग्रुप्स। तथा प्रतिचित्रण एफ जी टू जी डैश इस प्रकार परिभाषित है कि, तथा प्रतिचित्रण एफ जी टू जी डैश इस प्रकार परिभाषित है कि, जी से जी डैश है ना, तथा प्रतिचित्रण एफ जी टू जी डैश इस प्रकार परिभाषित है कि। अब उसमें क्या क्या खास बात होनी चाहिए भाई, दो ग्रुप हो गए, मैपिंग बता दी अपन ने। अब उसमें क्या क्या होगा कि उसका नाम क्या हो जाए, अरे उसका नाम क्या हो जाए, तुल्यकारिता। तो उसमें पहली बात तो होनी चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, एक या वन वन होना चाहिए, एक या वन वन होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए कि वो आच्छादक या ऑनटू होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए उसमें, तीसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि समाकारिता तो होना ही चाहिए। अरे समाकारिता तो होगी। तो समाकारिता ऐसी हो कि वो एक की भी हो और क्या हो, आच्छादक भी हो, तो वो क्या बन जाती है, तुल्यकारिता बन जाती है। करो देखिए नोट, ये तो लिख लिया ना, मैपिंग एफ जी टू जी डैश इस प्रकार परिभाषित है कि, उसके आगे लिखो ये पॉइंट, और इनका मतलब भी लिख लो मैथमेटिकल फॉर्म में। बोर्ड पे देखो एक बार, एक या वन वन। एक तो मैंने बेसिक तरीका बता ही दिया आपको कि भाई इधर वाले इमेज तो सबकी होगी हमेशा, लेकिन सबकी क्या होनी चाहिए, अलग अलग या यूनिक इमेज हो। अब मैथमेटिकल एक ही कैसे देखा जाता है, अगर ए इक्वल टू बी है, अगर दो एलिमेंट बराबर हैं
तो उनकी इमेज क्या होगी, बराबर ही होगी। अरे दो सेम है तभी बराबर हो सकती है, नहीं तो सब अलग अलग की इमेज क्या होगी, अलग अलग। वही बात है कि पानी का गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। अरे वही तो बात है। या इस प्रॉपर्टी को नेगेशन से भी देखते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि अगर दो एलिमेंट बराबर नहीं है, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो उनकी इमेज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ऐसे भी देख सकते हो इसको, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ बी। ऐसे समझ लो इस बात को कि अगर कोई दो एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी क्या होगी, अलग अलग होगी। या कोई दो सेम ही हो गए, ये भी वन है ये भी वन ही है, तो पहली बात तो दो जगह लिखा ही नहीं जाएगा, एक जगह लिखा जाएगा। जब भी समुच्चय में अवयव लिखते हैं तो कितनी बार लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं सेट में। तो या तो वो लिखा ही एक बार जाएगा, या दो बार भी लिख दिया तो भी एलिमेंट तो वही है, तो इमेज तो एक ही आएगी दोनों की, चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो। जब भी एक एक ही चेक करते हैं, ये निशान दिख रहा ना आपको, ये इसलिए लगा हुआ है कि ए बराबर बी लेके चलते हैं किसी सवाल में, और अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक एक ही। और अगर ये लेके चलते हो कि दो की इमेज बराबर है, तो वो एलिमेंट क्या प्रूफ कर देते हो, बराबर, तो भी क्या प्रूफ हो जाता है, एक एक या वन वन। और ये अपने वाला कंसेप्ट है ही, चाहे इसको ऐसे देख लो कि अलग अलग एलिमेंट की इमेज भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। आच्छादक को बताओ, समझने को तो समझ लिया, लेकिन वैसे लिखना चाहे तो क्या लिखें, आच्छादक को कैसे लिखते हैं, ऐसे थोड़ी लिखोगे। मान लो कोई कह दे आच्छादक लिखो, क्या होता है, ऑप्शन में दिया हुआ हो कुछ, तो मेरी वाली बात तो वहाँ मिलेगी नहीं कि इधर इधर वालों का पीछे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए, ये लाइन तो कहीं मिलेगी नहीं आपको। मिलेगी क्या बताओ, नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा मतलब, देखो मैंने बताया था अभी 2-3 दिन पहले बात की थी अपन ने कि ये कोई मैपिंग है, ये मान लो जी कह दो, और ये क्या है, जी डैश, कोई भी ऐप मैपिंग है। ये कहा था इधर कुछ एलिमेंट है और इधर भी कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो ये तो क्या कहलाता है इसका, प्रांत या डोमेन। अरे इसको तो क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और ये जो पूरे एलिमेंट होते हैं इनको क्या कहते हैं, सह प्रांत। और जिनकी कनेक्टिविटी मान लो 4 की हो रही हो, तो ये 4 क्या कहलाते हैं, परिसर या रेंज कहलाते हैं। भाई टोटल 5 है इसमें, और कनेक्टिविटी 5 को तो क्या कहेंगे, सह प्रांत या कोडोमेन कहते हैं। और जितने की जो किसी की इमेज बने हो या जिनकी प्री इमेज हो, वो क्या कहलाते हैं, परिसर। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई इधर खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब सबकी कनेक्टिविटी हो, तो अब परिसर और प्रांत क्या बन गए, सह प्रांत क्या बन गए, बराबर। अरे परिसर या रेंज और सह प्रांत या कोडोमेन क्या हो गए, इक्वल। अब ये कौन सा सेट है, जी डैश, ये पूरा का पूरा किसकी इमेज बन गया, जी की। तो ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी इक्वल टू कितना, जी डैश। अगर कोई खाली रह जाता तो फिर लिख सकते थे क्या कि पूरा जी डैश जी वालों की इमेज बन गया। ये क्या है, एफ ऑफ जी का मतलब जी वालों की इमेज, भाई यही तो है एफ जी, एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, जी वालों की इमेज। अब कोई खाली रह जाता है तो मैं ये थोड़ी कहता कि पूरा जी डैश जी वालों की इमेज है, ऐसा कह सकते थे क्या, नहीं कह सकते। तो अगर ये हो जाता है एफ ऑफ जी इक्वल टू कितना, जी डैश। और ये इसकी प्रॉपर्टी सब जानते ही हो आप, क्या होती है, एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर ये 3 कंडीशन हो जाती है किसी भी मैपिंग में, तो वो क्या बन जाती है, तुल्यकारिता। तो नीचे लिख लो, तो एफ तुल्यकारिता कहलाती है। तो एफ को तुल्यकारिता कहते हैं। एफ इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म। करो नोट देखे।
तो पूर्व प्रतिबिंब देखते हैं, तो मैं कब कह रहा हूँ? जी के वेव थोड़ी है ये, एफ बाहर लग रहा है तो जी वालों की इमेज है ये। हाँ, तो जी डेस में होगी जी वालों की इमेज, और कहाँ होगी? जी वाले इधर वालों की इमेज उधर ही तो होगी। अब वो सारे के सारे किसी की इमेज बने हो, कोई खाली रहा ही नहीं हो। भाई अगर सपोज करो ये ऐसा हो जाता अपने पास कि यहाँ देखो, अगर इसमें ऐसा कर लेते कि ये एक एलिमेंट है, मान लो ये इस पे ही चला गया, ये लो, और ये रह गया खाली, ऐसा मान लो। अब क्या जी वालों की ये तो इमेज है, अब जी वालों की तो इतनी इमेज हुई, और जी डेस यहाँ तक है। अब बराबर हो सकता है क्या? है क्या बराबर? तो आच्छादक भी नहीं है। अब आच्छादक थोड़ी है, इधर खाली रह गया, तो आच्छादक भी नहीं। और अगर ये यहाँ न जाके यहाँ चला जाता, अगर ये यहाँ न जाके यहाँ कनेक्टिविटी होती इसकी, तो मैं कह रहा हूँ कि जी वालों की इमेज, तो ये जी और ये जी वालों की इमेज यहाँ तक पहुँच गए। अब ये पूरे के पूरे इमेज है, और ये पूरा का पूरा ही क्या है? जी डैश। तो एफ ऑफ जी इक्वल टू क्या लिखेंगे? जी डैश। ऐसे मत पढ़ो एफ जी, ऐसे पढ़ना सीखो मैथ्स को। तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं जब भी एफ जी पढ़ता हूँ तो दिमाग में आना चाहिए जी वालों की इमेज, उधर चले गए। ऐसे समझ में नहीं आता भाई एफ जी तो ये जी वाले हो गए, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। मैथ्स लिखने और नॉर्मल पढ़ने और मैथ वाले के द्वारा पढ़ने में बहुत फ़र्क है, ये है ना। अब एक इसको रटे जा रहे हैं, अभी किस और नॉर्मल आदमी को कहे ना कि इसका मतलब क्या है, तो ये समाकारिता किसी से पूछे तो ये तो 1 सेकंड में सुना देगा, लेकिन इसका मतलब नहीं सुना पाएगा। इसको पढ़ने का तरीका है कि भाई एफ वाले किसी भी दो की इमेज ले लें एक साथ, और उनकी अलग अलग इमेज की वैल्यू के क्या होगी? बराबर होगी। ये है इसका पढ़ने का सही तरीका। ऐसे इसको ऐसे पढ़ा करो कि जी वालों की इमेज, इतने से तो जी से उधर चले जाना चाहिए दिमाग में कि जी से हम कहाँ पहुँच गए? उधर। और उस जी डेस के बराबर हो गए मतलब सारे हो गए। जी डेस के बराबर होते मतलब क्या हो गए? सारे हो गए। आगे लिखो भी नेक्स्ट। अभी तो ये तो अपने तो 1-2 वर्ड ही काम आते हैं, अभी तो फलन या फंक्शन पढ़ेंगे। सर पढ़ाएं चाहे मैं पढ़ाऊँ, फंक्शन पढ़ेंगे अपन। आता तो उस पोर्शन में आपके 11th-12th वाले पोर्शन में 3 टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ सेट, समुच्चय, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? संबंध या रिलेशन, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? फलन या फंक्शन। तो ये तो बेसिक सी बातें, यहाँ कोई फंक्शन का रोल ही नहीं है कि वो निकालो इसका वो निकालो, इतना तो बेसिक है ही ना। अब कल को तुम कह दो कि सर तुम तो जोड़ कर रहे हो, पहले हमें जोड़ सिखाओ, है ना। तो ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए मैंने वो फॉर्मूले दिए थे आपको। मिल गए ना फॉर्मूले? कैसे नहीं मिले? समाकलन अवकलन के कर दिए होंगे याद। ईमानदारी से बताओ कि किसी ने ऊपर ऊपर वाला पेज भी पढ़ा हो तो ना। आगे नहीं जा रहा, मैं जानता हूँ ना कि किसी ने सारे पढ़ लिए हो, इतना रिस्क नहीं ले सकता मैं, है ना भाई। मैंने ऐसा तो मैं कहूँ ही नहीं, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि किसी ने जो दोनों सीट के पहला पहला पेज हो उसको भी अगर शुरू से लेके लास्ट तक लिखना दूर की बात है कि भाई उसमें होंगे ना 15-20 फॉर्मूले होंगे ना पहले पेज पे, हैं। लेकिन किसी ने ये भी कष्ट नहीं किया कि ऊपर ऊपर वाला सीट दी है तो वो तो देते ही पढ़ लेनी चाहिए थे ऐसे कि अच्छा ये फॉर्मूले तैयार, ये तो आते हैं, आगे वाले देखेंगे। इतना करेज होना चाहिए अंदर से कि मिला है कुछ तो उसको थोड़ा सा देखें भी करें भी। अब ज़बरदस्ती, अब फिर क्या कहोगे तुम? कल फॉर्मूला आएगा साइन का, इंटीग्रेशन का, अरे सर समाकलन तो पढ़ाया नहीं अभी तक, है ना। तो फिर वो थोड़ा तो करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले दिन ही दिया है। भाई ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक बेसिक तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। अब बेसिक तो चलते ही किसी सवाल में श्रेणी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब तुम कहो रहे सर पहले श्रेणी पढ़े हम तो, नहीं तो हम श्रेणी जोड़े ही नहीं, 2 + 4 6, 6 + 4 8, तो ये है ना, तो इसलिए पढ़ो उनको। मैंने तो ये भी कहा था कि लिखना एक बार तो कॉपी में, कहा था ना, लेकिन हमने तो पेज भी नहीं पलटा। कितने पेज हैं यही पता नहीं है ना, कितने फॉर्मूले ये भी नहीं पता हैं। 3 पेज हैं, वाह क्या बात है। बजाओ भी ताली बजाओ इसके लिए, है ना, कि कम से कम इसको पेज तो पता है ना। तो पढ़ो भी, ऐसे काम चलेगा नहीं, देखो है ना। अब हर काम ही आप देखें कि मास्टरी कर दे, नहीं होगा। मैं साफ कहता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका सिलेक्शन हो रहा है उसमें 50% रोल हमारा रह सकता, मैक्सिमम 50%, उसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं है। भाई हम इतना ही कर सकते हैं कि ये किताब है, ये सवाल हैं 20, इसमें से 10 करने हैं, करने के
4 सवाल हमने करा दिए, ये तरीका है। बाकी उन 4 को भी दोबारा करना, 4 के अलावा जो 6 मैंने छोड़ दिए वो भी करने, तो वो काम किसका है? आपका। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि भाई ये टॉपिक है, इसमें इतना ही पढ़ना है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब काम तो आपको ही करना पड़ेगा। अब मास्टरी लास्ट तक वो क्या कहते हैं, घूंटी दे दे, है ना, जड़ी बूटी वाली, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तुल्यकारिता देखिए, अब देखो तुल्यकारी ग्रुप। अब क्या है? तुल्यकारी ग्रुप, तुल्यकारी ग्रुप, आइसोमॉर्फिक ग्रुप, आइसोमॉर्फिक ग्रुप। तुल्यकारी ग्रुप या किसकी बात हो रही है? आइसोमॉर्फिक ग्रुप की। तुल्यकारी ग्रुप या आइसोमॉर्फिक ग्रुप। आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होगा? देखो, अगर कोई मैपिंग एफ है, जी डैश से कहाँ डिफाइन है? जी स्टार से कहाँ डिफाइन है बेटा? जी डैश ओ पर, जी डैश ओ पर डिफाइन है। अब इसमें क्या खास बात हो कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो? तुल्यकारिता हो या आइसोमॉर्फिज्म हो। अब ऊपर तुल्यकारिता लिखते हैं, मतलब कितनी प्रॉपर्टी हो? 3। इतनी देर तो इन जी और जी डैश को हम क्या कह रहे थे? ग्रुप कह रहे थे। अब जैसे ही 3 प्रॉपर्टी हो जाएंगी तो इन ग्रुप को, जी और जी डैश को ग्रुप न कह के क्या कहने लग जाएंगे? तुल्यकारी ग्रुप कहेंगे। अगर कोई मैपिंग एफ है, जी से जी डैश परिभाषित है और वो क्या हो? उसके अंदर तुल्यकारिता हो, मतलब 3 प्रॉपर्टी हो उसके अंदर, तो अब इन जी को और जी डैश आपस में क्या कहलाते हैं? तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं। और इन्हें लिखा कैसे जाता है? ये जी लिखते हैं, ये जी डैश लिखते हैं, और इस तरीके से इन्हें लिखा जाता है। इस तरीके से डिनोट किया जाता है कि जी और जी डैश क्या है आपके पास? तुल्यकारी है। तो इतने से काम चला लोगे या पूरा लिखाऊं? लिखवा देता हूँ, लिखो। यदि ग्रुप ऐसे लिख लो, यदि ग्रुप मत लिखो, यदि एफ जी स्टार टू जी डैश ओ, यदि एफ जी स्टार टू जी डैश ओ एक तुल्यकारिता है, यदि एफ जी स्टार टू जी डैश ओ एक तुल्यकारिता है, यदि एफ जी स्टार टू जी डैश ओ एक तुल्यकारिता है, तो ग्रुप जी तथा जी डैश, तो ग्रुप जी तथा जी डैश तुल्यकारी कहलाते हैं। तो ग्रुप जी तथा जी डैश तुल्यकारी कहलाते हैं। तो ग्रुप जी तथा जी डैश तुल्यकारी कहलाते हैं। देन ग्रुप जी एंड जी डैश आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक ग्रुप। तथा इन्हें या इसे जी इक्वल टू या जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश से व्यक्त करते हैं, तथा इसे जी तुल्यकारी या आइसोमॉर्फिक टू जी डैश द्वारा व्यक्त करते हैं। इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। ये लिख लो। मैं डिनोट कैसे करेंगे? इस तरीके से लिखा रहेगा। इसका मतलब जी और जी डैश क्या है? तुल्यकारी, क्या? आइसोमॉर्फिक है, तथा इसे जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश से व्यक्त करते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है, इसे कहते हैं स्वकारिता। स्वकारिता कह दो, ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म। स्वकारिता इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। स्वकारिता क्या कहते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। पीछे पढ़ के आए थे एक अंतरकारिता, क्या था उसमें? अंतरकारिता में क्या था? अगर जी से जी में क्या हो? समाकारिता हो। अब अगर जी से जी में क्या हो जाए? तुल्यकारिता। पहले तो समाकारिता मतलब एक ही प्रॉपर्टी थी, इधर भी जी उधर भी जी, अगर एक प्रॉपर्टी हो तो क्या कहा उसको? अंतरकारिता। अब अगर जी से जी, जी इधर भी जी और इधर भी क्या हो आपके पास? जी, और कौन सी 3 प्रॉपर्टी हो या क्या कहें? तुल्यकारिता हो, तो फिर उस तुल्यकारिता का नाम क्या हो जाता है? स्वकारिता या ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है। तो लिखो, ग्रुप जी से जी पर परिभाषित, या ग्रुप जी या जी स्टार लिख लो, एक ही बात है। ग्रुप जी स्टार से जी स्टार पर परिभाषित, ग्रुप जी स्टार से जी स्टार पर परिभाषित तुल्यकारिता को स्वकारिता कहते हैं। ग्रुप जी स्टार से जी स्टार पर परिभाषित तुल्यकारिता को स्वकारिता कहते हैं। ग्रुप जी स्टार से जी स्टार पर परिभाषित तुल्यकारिता को स्वकारिता कहते हैं। कि ग्रुप जी स्टार टू जी स्टार अगर जो डिफाइन होगी आइसोमॉर्फिज्म,
उसे क्या कह देंगे, ऑटोमॉर्फिज्म कह देंगे। नीचे लिखना चाहो तो लिख लो कि एफ जी स्टार से कहाँ है आपके पास, जी स्टार, और क्या होना चाहिए इसके अंदर, तुल्यकारिता। अब तुल्यकारिता में 3 प्रॉपर्टी होती है, तीनों को लिखने की जरूरत नहीं, तुल्यकारिता से पूरा काम हो गया। लिखा सबने। अब देखो एक इंपॉर्टेंट शब्द है जहाँ से सवाल भी आते हैं या पॉइंट भी पूछेगा, लिखिएगा समाकारिता की अष्टी। डेफिनेशन भी पूछ सकता है, इससे रिलेटेड बातें भी पूछ सकता है, सवाल भी पूछ सकता है, सभी काम करेंगे। समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की अष्टी, या जिसे हम कहते हैं कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता की अष्टी या कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता की अष्टी, या जिसे हम क्या कहते हैं, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। क्या होती है भाई समाकारिता की अष्टी या कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म? नाम तो सुना है, आज ही सुना है। हम्म, हम्म, ठीक है। बात देखो क्या क्या मतलब है इसका। जैसे ये कोई भी आपके पास समाकारिता होनी चाहिए, बिना समाकारिता के काम नहीं करेगा भाई। जी से जी डेश पे क्या हो आपके पास, कोई समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक है। अब इधर जी के कुछ एलिमेंट होते हैं, इधर क्या है, जी डेश के कुछ एलिमेंट है, इधर की इमेज इधर होंगी। अब ग्रुप जी है तो इसका और भी एलिमेंट होंगे, लेकिन क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ग्रुप का। और इधर ग्रुप जी डेश है तो इसका भी आइडेंटिटी होगा। एक अभी नोट भी लिखवा देंगे, वैसे हमेशा याद रहनी चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट की मैपिंग हमेशा किस पे होती है, आइडेंटिटी पे मैप होता है। अगर समाकारिता है, अगर होमोमॉर्फिज्म है, अगर समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी एलिमेंट की मैप हमेशा कहाँ होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट पर ही होगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अष्टी या कर्नेल की बात कर रहे हैं। तो अष्टी या कर्नेल में क्या होगा, जैसे मान लो इधर और भी एलिमेंट है, ए भी है, बी भी है, और भी एलिमेंट है। अब ये सी यहाँ भी जा सकता है, किसी पे जाएगा। अब बी और कहीं भी जा सकता है। और मान लो ए किस पे चला गया, ई डैश पे ए चला गया। तो अष्टी के अंदर कौन से एलिमेंट देखे जाते हैं, अष्टी के अंदर किसके एलिमेंट आते हैं, जी के। वो एलिमेंट आते हैं जिनकी इमेज किस पे जाती हो, ई डैश पर। मतलब अगर सामने वाले या जो ग्रुप है दूसरे वाला, उसके अगर आइडेंटिटी एलिमेंट पे इमेज जाती हो तो किस किस की गई है यहाँ पे, ए की और ई की। ई तो परमानेंट है, कोई भी सवाल हो, कर्नेल कभी भी रिक्त समुच्चय नहीं होता। ये भी एक बात पता होनी चाहिए कि कर्नेल में हमेशा कौन आएगा, ई तो आएगा ही आएगा। अब इस सवाल के रेफरेंस में देखें तो कर्नेल को कैसे लिखा जाता है, और कर्नेल में कौन आएगा, एक ए और एक कितना आएगा, ई। तो अब डेफिनेशन क्या कहेंगे कर्नेल की, कि कोई एक समाकारिता होगी, कहाँ से कहाँ, जी से जी डैश पर। तो एक जी का ये के क्या हो गया, उप समुच्चय। भाई जी में से कौन आया है, के, तो के क्या हो गया, उप समुच्चय या सबसेट हो गया। तो जी का एक उप समुच्चय क्या होगा, अष्टी होगा या कर्नेल होगा। कब होगा, कि जी के उन एलिमेंट की इमेज किस पे जानी चाहिए, ई डैश पर जानी चाहिए। यही तो ही डेफिनेशन इसकी, लिखो इसके अंदर। देखो माना कि एक समाकारिता, माना कि एक समाकारिता f, माना कि एक समाकारिता f, माना कि एक समाकारिता f जी स्टार टू जी डैश ओ, माना कि एक समाकारिता f जी स्टार टू जी डैश ओ परिभाषित है। माना कि एक समाकारिता जी स्टार टू जी डैश परिभाषित या डिफाइन है। तब जी का एक उपसमुच्चय, तब जी का एक उपसमुच्चय इस प्रकार हो कि,
तब G का एक उप समुच्चय, देन सबसेट ऑफ G सच दैट, तब G का एक उप समुच्चय इस प्रकार हो कि, किस प्रकार होना चाहिए, K इक्वल टू, K के अंदर वो अवयव आएंगे जिनकी इमेज किस पे जाएगी बेटा, ईडेश पर। इस प्रकार हो या सच दैट K इक्वल टू, K में वो वैल्यू आएंगी या वो एलिमेंट आएंगे उनकी इमेज किस पे जाती हो, ईडेश पर। ईडेश किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ईडेश ग्रुप जी का, ग्रुप जी डेश का, ग्रुप जी डेश का क्या है, तत्समक अवयवी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ग्रुप जी डेश का तत्समक अवयव। तब के को समाकारिता f की अष्टी कहते हैं, तब के को समाकारिता f की अष्टी कहते हैं, तब के को समाकारिता f की अष्टी या कर्नेल कहते हैं। तब के को समाकारिता f की क्या कहते हैं भाई, अष्टी या क्या कहते हैं, कर्नेल। तब के को समाकारिता f की क्या कहेंगे, अष्टी या कर्नेल। एक तो ये समझ लिया, इसको थोड़ा और ढंग से देखो बना देता हूँ जिससे और अच्छा समझ में आए। ये भी बना लेना फिर कि ये हमारे पास मान लो कोई क्या है, आपके पास जी है, ये आपके पास क्या है भाई, जी डेश है, ठीक है। ये कोई भी एक समाकारिता f डिफाइन है, ये इधर इसका एलिमेंट क्या है, ई, और ये आइडेंटिटी कितना है, ई डेश। तो ये तो हमेशा मैप होगा इस पे। इसके अलावा जो इस पे जा रहे हो ई डेश पे, ये भी मान लो किस पे जा रहा हो, ई डेश पे, ये भी किस पे जा रहा हो, ई डेश पे। तो जितने ये ई डेश पे जा रहे हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, अष्टी होते हैं। इस तरीके से समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सवाल, देखो इसमें सवाल पूछता है, समाकारिता पूछेगा ही, कौन आएगा, है ना। समाकारिता की अष्टी के अंदर पूछेगा आपसे सवाल कि अष्टी के अंदर भाई जी में जो एलिमेंट थे उसमें से कौन कौन क्या बनाएगा, अष्टी या कर्नेल बनाएगा, है ना। देखो सवाल देखिएगा, अच्छे सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं ये। दोनों दो तरीके से कराएंगे इस सवाल को कि एक समाकारिता आपके पास और सेट ग्रुप दे रखा आपको, किसके है, योज्यिक ग्रुप है, प्लस के लिए, ठीक है। सी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, प्लस है, और सी से कहाँ डिफाइन है, सी पर ही। एक समाकारिता दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, समाकारिता। और काम कैसे करेगा ये एफ, वही बता रखा अगले ने कि अगर x प्लस आयोटा पे f लगेगा तो आंसर कितना आएगा, आयोटा y। तो f की अष्टी ज्ञात करो, तो f की अष्टी या कर्नेल फाइंड आउट आपको करनी है। तो f की अष्टी ज्ञात करो या फाइंड द कर्नेल ऑफ f, बताइए। कंसेप्ट मैंने बता ही रखा है, इधर सोचो कि कौन है, इधर का आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, उधर का देखो, पहले ये प्रोसेस है भाई। कर्नेल ऐसे नहीं आएगी, इधर कौन है वो सोच लो या लिख लो जैसा भी है, इधर कौन है उसको देख लो, फिर इधर का आइडेंटिटी एलिमेंट देखो और उधर का देखो, आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, फिर इधर वाला आइडेंटिटी तो उधर जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन जाएंगे उसके आइडेंटिटी पे, ये कंडीशन दे रखी है। फंक्शन कैसे काम करता है कि x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू कितना होगा, आयोटा वाई। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं तो कर दूंगा एक, अभी 5 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन थोड़ा सोचो कि हाँ भाई सर ने परिभाषा में क्या कहा है।
जीरो सभी वास्तविक संख्या और देखो पहले तो बेसिक देखो, डायग्राम से बात करते हैं ना, फिर थोड़ा सा डायरेक्ट कंसेप्ट चलेंगे। इधर दिया हुआ है ये आपके पास सी प्लस है, ठीक है, और इधर भी कौन है बेटा, सी प्लस, यही है आपके पास। अब सी के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, मैंने बताया था सारी दुनिया की सारी संख्याएं क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स। कुछ के आयोटा दिखता है, जिनके नहीं दिखता उनके क्या कर सकते हैं, आयोटा इंटू जीरो लिख सकते हैं। अरे बताया था ना पिछली क्लासों में। अब बताओ, इसको चाहे जीरो लिख दो, चाहे बेटा जीरो प्लस आयोटा जीरो लिख दो, प्लस का सवाल है तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट, भाई ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो एक ही बात है। इधर आइडेंटिटी एलिमेंट वही प्लस है, वही सवाल है, तो ऐसे लिख दो चाहे क्या लिख दो, नॉर्मल जीरो लिख दो। आइडेंटिटी एलिमेंट तो आइडेंटिटी पर जा ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा इस सर सी में और हैं कौन, इस सी में देखो दो टाइप के हैं, एक तो जिनके आयोटा डायरेक्ट दिख रहा हो, और जिनके नहीं दिखता वो भी किस में होते हैं, सी में ही होते हैं। भाई एक तो जैसे ऐसी संख्याएं हैं 6 प्लस 3 आयोटा 5 माइनस 2 आयोटा, एक तो ऐसी आती हैं, और एक जैसे ये मैंने एक लिख दिया, दो लिख दिया, ये क्या है, होने को वास्तविक, लेकिन सी में तो ये भी तो है ही, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब सी में ये सभी हैं, भाई सी के अंदर ये भी है। अब ये जो फंक्शन होता है, ये इसको ऐसे समझा करो कि फंक्शन एक मशीन होती है। इंजीनियरिंग में फंक्शन को क्या पढ़ा जाता है, मशीन। मशीन का मतलब होता है कि उसमें क्या डालें और क्या निकलेगा, वो इतना बताएगा। अब इसमें ये डालेंगे x प्लस आयोटा वाई, मतलब इस रूप की कोई भी संख्या, ये सारी संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक इसी रूप की है, इसी रूप की है। जब ये डालेंगे तो उत्तर कितना बताएगा ये मशीन, इसको गायब कर देगा और ये आंसर बताएगा। अब अपना टारगेट है, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है वही आंसर बताएगा। अब मेरी बात बताओ, एक बात बताओ कि ये जो 6 प्लस 3 आयोटा इस मशीन में डालूंगा तो आंसर कितना आएगा, 3 आयोटा, मतलब कहीं भी होगा इधर उस पर चला जाएगा। ये कितना होगा, -2 आयोटा। जब ये 1 डालूंगा, 1 का मतलब है 1 प्लस आयोटा जीरो, तो किस पे जाएगा, आयोटा जीरो। आयोटा जीरो का मतलब जीरो, तो ये किस पे जाएगा, जीरो पे। ये किस पे जाएगा, जीरो पे। 3 वाला किस पे जाएगा, जीरो पे। ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। आपके पास कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्या कह सकते हैं, रियल नंबर। तो और जानी किस पे चाहिए, हमें ढूंढना क्या है, कर्नेलियास्टी, मतलब सामने वाले की किस पे जानी चाहिए, आइडेंटिटी पे। तो क्या ये सारी संख्या इसके आइडेंटिटी जीरो पे जा रही है क्या, तो कर्नेल कितना हुआ, अरे कर्नेल कितना हुआ, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एक तरीका तो ऐसे सोच के, ये तो पूरा कंसेप्ट के साथ बता दिया आपको। एक दूसरा इस ये यहीं से काम हो जाता, कैसे देखो, अब ये काम तब होगा जब बाकी सब आने चाहिए। देखते ही दिमाग में आया कि आइडेंटिटी जीरो, आइडेंटिटी कितना, जीरो, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढनी है, कर्नेल। कर्नेल का मतलब हमारा उत्तर किस पे जाना चाहिए, जीरो पर। तो ये जो फंक्शन है इसको ऐसे लिख लो, हमारा मतलब नहीं है कुछ भी डाला होगा, मेरे को यहाँ क्या चाहिए, जीरो। भाई कर्नेल ढूंढ रहा हूँ मैं को पूरे सवाल की इमेज तो ढूंढ नहीं रहा, इमेज थोड़ी ढूंढ रहा हूँ, मुझे क्या ढूंढना है, कर्नेल। अब मेरी तरफ से कुछ भी कहता हूँ, लेकिन मेरे को ज़रूरत है आइडेंटिटी की, वही आंसर चाहिए अपन को, तो मतलब मेरे को आंसर कितना चाहिए, जीरो। अब इसने जीरो किसको बनाया, आयोटा वाई को। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, मतलब ये जो लिखा हुआ था ये यहाँ लिखता है, इसका मतलब यहाँ जीरो होगा तभी तो मेरा उत्तर जीरो आएगा। भाई ये जो मशीन है आपकी, ये क्या करती है, यहाँ जो लिखा हुआ वो यहाँ लिखता है, और मेरे को यहाँ कितना चाहिए, जीरो। तो ये यहाँ जीरो तभी तो आएगा जब यहाँ कितना होगा, जीरो। अब किसी संख्या के यहाँ जीरो हो गया तो ये यही बचा सिर्फ एक्स, ये कौन सी संख्या हो गई, वास्तविक संख्या। ये भी कंसेप्ट है आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। भाई इधर इतने इसमें नहीं जाना चाहे तो थोड़े से कंसेप्ट की ज़रूरत है। आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों के कितने, जीरो जीरो, देखते ही पता चल जाएगा ये तो इतना। तो इसके बाद ये है कि ये काम क्या करता है और हमें चाहिए क्या। अब मान लो गुणा का सवाल होता सपोज करो, तो मेरे को फिर कितना चाहिए होता है, यहाँ 1 के लिए बात करता हूँ, जैसा भी सवाल होता है उसके अनुसार। लेकिन अब वो 1 यहाँ से कैसे देता है उस पर गौर कर लो। ये कहता है कि ये डालोगे तो ये आंसर आएगा। अब हमें यहाँ वैल्यू रखने का पता नहीं, लेकिन आंसर पता चल गया कि ये जो आयोटा वाई आता है इसकी जगह कितना, जीरो।
तो ये यहाँ वाला है तो उठा के यहाँ रखा आंसर में, तो ये भी कितना होना चाहिए 0। और जिसका काल्पनिक भाग 0 हो गया जिस संख्या का, तो वो कौन सी संख्या बची, वास्तविक संख्या। क्लियर है सवाल। अब आपकी इच्छा है चाहे ऐसे लिख लो चाहे इस तरीके से लिख देता हूँ कि ये आपके पास मैपिंग थी C+2 C+, यही बना लेना ताकि कभी पढ़ो तो समझ में आ जाए, है ना। ये आइडेंटिटी जीरो। देखो इससे तो चाहे मुश्किल से मुश्किल सवाल है, इस कंसेप्ट से आराम से सोल्व कर सकते हैं। और नॉर्मल जो सवाल है ये वैसे मुश्किल कैटेगरी में आता है, लेकिन लगभग सवाल इस मेथड से भी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। भाई किसी में नहीं समझ में आ रहा हो कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, क्या लिखूं, तो फिर ऐसे देख लो, कहाँ दिक्कत है। इसका आइडेंटिटी जीरो, इसका आइडेंटिटी जीरो। ये कह रखा है कि x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू कितना है, आयोटा वाई। अब हमें रिजल्ट कितना चाहिए, ज़ीरो। तो ये यहाँ जो लिखा हुआ वही तो यहाँ लिखता है, तो यहाँ जीरो है तो यहाँ भी कितना होगा, ज़ीरो होगा। x प्लस आयोटा जीरो। तो ये जो सेट है ये किसकी वैल्यू बच गई, वास्तविक संख्या हो गया आपके पास। ये क्या हो गया आपके पास, वास्तविक संख्या, रियल नंबर का सेट हो गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सारी वास्तविक संख्या आ जाएंगी। कई एग्जाम में पूछा गया भाई ये सवाल, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है सेम यही सवाल। क्लियर नोट सबने। तो दोनों तरीके समझ में आना चाहिए भाई, ऐसे सेट के एलिमेंट देख के कैसे कर सकते हैं और फंक्शन के लॉजिक से कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेम ही सवाल है, सवाल थोड़ा सा बदलूंगा, बताओ। ये भी पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है। ये एक समाकारिता है आपके पास, वही C+2 C+, यही पूछा गया एग्जाम में। वही समाकारिता आपके पास कहाँ से है, C+2 C+, ठीक है। और जो फंक्शन दिया हुआ वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू दिया हुआ आपको x। तो f की अष्टी ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा है, f की अष्टी ज्ञात कीजिए। तो f की अष्टी ज्ञात कीजिए, बताओ। ये दिया हुआ आपको, अब तो सबको आ गया है ना। क्या आएगा भाई, इस बार क्या है कि इसमें वैल्यू डालूंगा मैं इस तरीके से x प्लस आयोटा वाई, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए x। लेकिन हमें x नहीं, हमें तो अष्टी देखनी है, और अष्टी देखनी है, इसका मतलब रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0। तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये 0 चाहिए। 0 किसकी जगह आया, x की जगह, तो इधर भी कितना होगा 0। तो ये कौन से बचे, आयोटा वाली बच गई, मतलब किसका समुच्चय, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय या किसकी बात हो रही है, सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। अष्टी के अंदर क्या आएगा, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स।
तो ये सवाल भी पूछा गया एग्जाम में, वो भी पूछा गया, कोई सा ही पूछ सकता है। एक क्लियर है तो दूसरा अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी पता नहीं भाई मेरे को, अभी सूचना आएगी मेरे पास शाम को। अगला सवाल देखो। अगला दिया हुआ आपको एक मैपिंग समाकारिता है। सी नॉट और डॉट का ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और किस पे डिफाइन है, आर नॉट, और ऑपरेशन किसका, डॉट या मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये सवाल है। समाकारिता दी हुई है आपको, ठीक है। और जैसे ही आप कोई भी x रखेंगे तो कितना आएगा, मोड x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सी नॉट। अब इसमें आपसे पूछिए तो f की अष्टी ज्ञात कीजिए। तो f की अष्टी ज्ञात करो, f की अष्टी ज्ञात कीजिए। फाइंड द कर्नेल ऑफ f, बताइए। बताओ भाई, सोचो क्या दिया हुआ है, उसी तरीके से चलो। इधर क्या है, सी नोट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें जीरो नहीं है। आर नोट का मतलब रियल नंबर जिसमें जीरो नहीं है। ऑपरेशन गुणा का है। आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों का 1 1 होगा। अब आगे बढ़ो, क्या कहता है फंक्शन। बताओ अभी क्या होगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा क्या। आसान सवाल है, देखो भी। इधर आपके पास सी नोट है तो ये आपका सी नोट मान लेते हैं। इधर आपके पास कितना है, आर नोट है, तो ये आर नोट मान लिया। गुणा या मल्टीप्लिकेशन या डॉट का ऑपरेशन कह सकते हो। इधर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 1 1 कह दो, चाहे 1 प्लस क्या कह सकते हो, आयोटा 0, एक ही बात है। 1 कह दो, चाहे 1 प्लस क्या लिख दो, आयोटा 0। इधर भी आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 1 1 की मैपिंग तो 1 पे ही होगी। इधर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इधर 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसे बहुत सारे होंगे। और इधर ये भी होंगे 1 -1 -2 +2, ऐसे भी आएंगे इधर। भाई सी में तो सारे आते हैं। और इधर कौन आएंगे, इधर भी माइनस वाले बहुत सारी वैल्यू, प्लस वाली बहुत सारी वैल्यू आएंगी। लेकिन इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है, इधर तो इस पे टारगेट है अपना कि आंसर कितना आना चाहिए, 1। अब ये एक सवाल कहता है कि जो भी वैल्यू लूँगा इधर से, ये x का मतलब इस ये दिखते ही तो आपका दिमाग यहाँ लगना चाहिए।
और ये दिखते ही आपका दिमाग इस पे जाना चाहिए, भाई आंसर तो यही आना चाहिए आपके पास। अब ये कहता है कि मोड करना है, जो भी यहाँ लिखा हो उसका क्या लेना है, मापांक या मॉडुलस। अब एक तो देखो एक का मापांक एक होता है, एक तो एक का मापांक कितना होता है, एक। एक माइनस एक का भी एक ही होता है। अरे एक माइनस एक का मापांक भी कितना होता है, एक। और किसका होगा, ये पहला ऑप्शन मिलेगा। और जो गलत है 1 और -1, सबसे पहले सबको दिखे, अरे मापांक तो करना है, एक का मापांक एक, माइनस एक का एक। देखो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वाले नंबर भी हैं, कॉम्प्लेक्स वाले नंबर भी हैं। देखो नॉर्मल संख्या का मापांक प्लस की है तो वही के सेम हो जाता है, ऐसा ही होता है। और अगर वो माइनस की है तो किसका हो जाता है, प्लस का। लेकिन ये तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता होना जरूरी है, लिख लेना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू कितना, x प्लस आयोटा वाई, यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मापांक जब लिया जाता है तो ऐसे लिया जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है, वाई स्क्वायर। ये तो सबको पता है। अब आपने अभी तक तो इधर इधर के मापांक देखे, एक तो एक एक पे जाता है, एक किस पे जाता है, माइनस एक किस पे जाता है, एक पर। इधर और कौन है जिसका मापांक एक होगा, देखो मैं बताता हूँ। ये कोई संख्या है क्या, 0 प्लस आयोटा, आयोटा का मतलब इसके साथ कितना लगा हुआ है, 1। भाई आयोटा ऐसे लिख दो, चाहे तो ऐसे आयोटा लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, 0 प्लस आयोटा इंटू 1 आएगा इसके अंदर। इसका मापांक कितना आएगा बताओ, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आएगा, 1। तो ये भी इस पे जाएगा। एक ऐसा भी तो लिख सकता हूँ माइनस आयोटा इंटू 1, या इसको नॉर्मल कहना चाहें तो क्या हो गया, माइनस आयोटा। अब इसका एक करो मापांक कितना होगा, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, +1। उस फॉर्मूले से होगा कॉम्प्लेक्स का मापांक, तो कितना रिजल्ट आएगा, 1। तो ये भी किस पे जाएगा बेटा, 1 पे जाएगा। और कोई है क्या ऐसा, मतलब बिना सोचे कह देते नहीं, अब नहीं है ना, ऐसे ऊपर नीचे देखते कम से कम कि और कोई भी है क्या, कि जिसका मापांक या मॉडुलस 1 हो सकता है क्या। तो इसके कर्नेल में कौन कौन आएगा आपके पास, कर्नेल में आएगा 1, -1 आयोटा, और कितना आएगा, माइनस आयोटा। ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है, या ऐसा ऑप्शन भी दे देता है कि कर्नेल में वो एक्स आएंगे, वो एक्स आएंगे कि जिन एक्स के लिए मापांक की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये भी लिख सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। कर्नेल में वो एक्स आएंगे जिनके लिए मापांक की वैल्यू कितनी होगी, 1। वो कई सारे ऑप्शन बनाएगा फिर, कि जिनका मॉडुलस 0 होगा, जिनका मॉडुलस 1 होगा, -1 होगा, इस तरीके से ऑप्शन बना सकता है। तो ये तो वैसे सवाल जो लिखा है वो का वही लिखा है मैंने। और ये आपके पास आएंगे एलिमेंट, तो ये लिख लो, इधर ये बना लो, और ये बातें तो आनी चाहिए, ये भी लिख लो साइड में। ला देखें, लिख लिया सबने। अब देखो आपको एक सीट मिलेगी अभी, है ना, तो इसको तभी करना जब इधर जितना कॉपी में लिखा हुआ है वो पढ़ लें। कॉपी में जितना लिखा हुआ नोटबुक में आपको वो आना चाहिए, तब तो इसका कोई मीनिंग निकलेगा। और कोई नया सवाल नहीं है वैसे, नए सवाल का मतलब जो करते आ रहे हैं उन्हीं से सवाल बने हुए हैं सारे, जो पॉइंट लिख के आ रहे हैं, जो सवाल किए हैं उसी पैटर्न के सवाल है ना। तो इसको करो 1-2 दिन में जितना हो पाता है,
और उसके बाद कोई और समस्या होगी तो उस पर बात कर लेंगे, है ना। अभी तो अलजेब्रा में बहुत कुछ बचा हुआ है अपने पास, तो साथ साथ वही पढ़ लेंगे। बाकी कॉपी पढ़ ली और बुक में जो क्वेश्चन बताऊंगा, अभी अलजेब्रा में तो सवाल है ही नहीं, कम होते हैं, जितने थे लगभग कर लेते हैं अपन। बाकी नोटबुक और बुक बस बहुत है। सीट में लगभग सवाल, लगभग पॉइंट हैं, कोई 2 पॉइंट एक जगह डाल के एक दूसरे 2 पॉइंट डाल के कौन सा स्टेटमेंट गलत है सही है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, इस तरीके के सवाल हैं। अब जैसे अपन ने किया था a की पावर 8 तक, इसमें डाल दिया a की पावर 6 तक का सवाल, तो उसी पैटर्न के ही सवाल रहेंगे, है ना। तो जितना बर्डन नहीं लेना, और एक आधा किसी सवाल में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो उसका ही बर्डन नहीं लेना है ना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है भाई।